नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ क्राइम। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। लॉ एग्जाम्स में ना एक सवाल है जो हमेशा आता ही है, व्हाट इज अ क्राइम। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इसका जवाब क्रिमिनोलॉजी की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो आज हम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को आसानी से डिकोड करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एलएलबी से लेकर यूजीसी नेट तक हर एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। आप सोचिए, क्या हर गलत काम, हर इमोरल एक्ट एक क्राइम होता है? सोचो, अपने दोस्त से झूठ बोलना गलत है, राइट? बट इज इट अ क्राइम? कोई प्रॉमिस तोड़ना एथिकल तो बिल्कुल नहीं है, पर क्या पुलिस इन्वॉल्व होगी? वेल, इसी सवाल के जवाब से ही पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम शुरू होता है। Okay, so to really get a grip on what crime is, we have to start with the basics. एक strong foundation बनानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्राइम की कोर लीगल डेफिनेशन से। ऑलराइट, सो कानून के नज़र में एक क्राइम है क्या? देखिए, लीगली स्पीकिंग क्राइम एक ऐसी चीज़ है, या तो वो एक एक्ट है यानी आपने कुछ किया, या फिर वो एक ओमिशन है यानी आपने कुछ नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। और ये एक्ट या ओमिशन लॉ ने प्रोहिबिट किया है और स्टेट इसके लिए आपको पनिश कर सकती है। दैट्स द की। बाय द वे, ये वर्ड लैटिन के क्रिमिन से आता है, जिसका सिंपल मतलब है ऑफेंस। और इससे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई चीज़ लॉ के हिसाब से पनिशेबल नहीं है, तो लीगल सेंस में वो क्राइम है ही नहीं, चाहे हम उसे कितना भी बुरा या इमोरल क्यों ना माने। ओके, नाउ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ये डिस्टिंक्शन हमेशा पूछा जाता है, क्राइम और सिविल रॉन्ग में क्या फर्क है? देखो, अ क्राइम इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट द इंटायर सोसाइटी। सोच के देखो, जब कोई मर्डर होता है तो वो सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ एक आघात है। दैट्स एग्जैक्टली वाई द स्टेट प्रोसिक्यूट्स द केस, और मेन गोल क्या होता है? पनिशमेंट। ऑन द अदर हैंड, एक सिविल रॉन्ग जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग है। यहाँ पर वो इंडिविजुअल कॉम्पेंसेशन के लिए सू करता है, जिसे हम रेमेडी कहते हैं, जैसे कि मॉनेटरी डैमेजेस। बट वेट अ मिनट, क्या क्राइम सिर्फ वही है जो कानून की किताबों में लिखा है? वेल, नॉट एवरीवन अग्रीज ऑन दिस। क्राइम को समझने के ना दो बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं, एक है लीगल व्यू और दूसरा है सोशल व्यू। तो चलिए देखते हैं कि एक लॉयर की डेफिनेशन एक सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन से कैसे अलग है। तो जो लीगलिस्टिक व्यू है ना, उसको परफेक्टली कैप्चर किया है फेमस अमेरिकन लॉयर क्लैरेंस डैरो ने। उनके हिसाब से डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। क्राइम बस वो है जिसे लॉ फॉरबिड करता है, यानी रोकता है, और जिसके लिए पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है। बस, फुल स्टॉप। अगर कोई चीज स्टैट्यूट बुक में नहीं लिखी तो वो क्राइम नहीं है। सिंपल एज दैट। इट डजंट मैटर हाउ इमोरल यू थिंक इट इज। लेकिन अब आते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे, जो इस पूरी आइडिया को उल्टा कर देता है। द फेमस फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल डुर्कheim ने एक शॉकिंग क्लेम किया था। उन्होंने कहा कि क्राइम सिर्फ अनअवॉइडेबल ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी के लिए जरूरी है, नेसेसरी। आप सोच रहे होंगे कैसे? वेल, डुर्कheim का मानना था कि जब लोग पुराने आउटडेटेड लॉज को तोड़ते हैं, तो वो सोसाइटी के पुराने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, और इसी चैलेंज से सोसाइटी में प्रोग्रेस और रिफॉर्म आता है। और यही बात डुर्कheim के पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, क्राइम एक सोशली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी की वैल्यूज के साथ बदलता रहता है। एक परफेक्ट एग्जांपल देखिए, गुजरात में अल्कोहल कंज्यूम करना एक क्राइम है, लेकिन उसके पड़ोसी स्टेट महाराष्ट्र में ये बिल्कुल लीगल है। और शायद सबसे पावरफुल एग्जांपल है सेक्शन 377। फॉर डेकेड्स कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम था। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया, क्योंकि सोसाइटी की वैल्यूज बदल चुकी थी। तो आप देख रहे हैं, यहां एक सो कॉल्ड क्राइम ने ही लॉ को बदलने पर फोर्स कर दिया। ओके, अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, और ये एक ऐसा सवाल है जो आपको एग्जाम्स में दिखेगा ही दिखेगा। व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम? याद रखिएगा, हर एक क्राइम, चाहे वो कोई भी हो, इन 4 फंडामेंटल पिलर्स पर खड़ा होता है। इस नंबर को याद रखिए, 4 पाइशार। इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये रहे वो 4 पिलर्स। नंबर 1, मेंस रिया यानी द गिल्टी माइंड। नंबर 2, एक्टस रियस यानी द गिल्टी एक्ट। नंबर 3, कंकरेंस, जिसका मतलब है माइंड और एक्ट का एक साथ होना। और नंबर 4, पनिशमेंट, जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की हो।
चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेंस रिया। ये एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है गिल्टी माइंड। हिंदी में अगर कहें तो अपराधी इरादा। ये क्राइम का मेंटल एलिमेंट है, मतलब एक्ट करते वक्त अक्यूज्ड के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी इंटेंशन क्या थी। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बारिश में गलती से किसी और का अम्ब्रेला उठा लेते हैं, ये सोचकर कि वो आपका है। तो यहां थेफ्ट का क्राइम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका मेंस रिया यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहां पर मिसिंग था। नेक्स्ट अप नंबर 2 है एक्टिस रियस यानी द गिल्टी एक्ट। ये क्राइम का फिजिकल एलिमेंट है। देखिए, सिर्फ दिमाग में बुरा सोचना अकेले क्राइम नहीं होता। उस सोच को एक फिजिकल एक्शन में बदलना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई किसी को मारने के बारे में सिर्फ सोचता रहता है, वो क्राइम नहीं है। लेकिन जिस पल वो चाकू उठाकर वार करता है, वो बन जाता है एक्टिस रियस। नाउ लिसन केयरफुली, ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिस रियस का मतलब हमेशा कुछ करना नहीं होता, ये कुछ ना करना भी हो सकता है, पर सिर्फ तब जब आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी कुछ करने की। इसे हम कहते हैं ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट की लीगल ड्यूटी है अपने बच्चे को फीड करना। अगर वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते और उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उनका ये फेलियर टू एक्ट ही एक्टिस रियस माना जाएगा। Our third ingredient is concurrence। इसका बहुत ही सिंपल मतलब है द गिल्टी माइंड और द गिल्टी एक्ट दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेंशन मंडे को थी और एक्ट गलती से फ्राइडे को हो गया। नो, द गिल्टी माइंड मस्ट ट्रिगर द गिल्टी एक्ट। दोनों के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होना जरूरी है। एंड फाइनली द फोर्थ एंड फाइनल इंग्रेडिएंट इज पनिशमेंट। किसी भी एक्ट को क्राइम कहने के लिए यह जरूरी है कि लॉ में उसके लिए कोई ना कोई सजा यानी पेनल्टी लिखी हो। अगर कोई एक्ट कितना भी गलत क्यों ना हो, पर कानून उसके लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो कोर्ट उसको क्राइम कंसिडर नहीं कर सकती। सो दिस इज इट, द मास्टर फॉर्मूला। आई वांट यू टू मेमोराइज दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट टेक अवे। A crime exists only when all 4 of these elements are present: mens rea, plus actus reus, plus concurrence, plus a legally prescribed punishment. चारों का होना जरूरी है। Okay, so now that we've got the theory down, चलिए एक छोटा सा लुक लेते हैं कि इंडिया में हमारे लीगल सिस्टम में क्राइम के कॉन्सेप्ट को कैसे कोडिफाई किया गया है और वक्त के साथ ये कैसे इवॉल्व हुआ है। फॉर मोर देन 160 ईयर्स इंडिया का जो फाउंडेशनल क्रिमिनल लॉ था वो था द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 यानी आईपीसी। बट एज यू नो, इन अ हिस्टोरिक शिफ्ट इन 2023 इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस से। और ये चेंज, ये ट्रांजिशन एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है इस बात का कि क्राइम का कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं होता। ये सोसाइटी की ज़रूरतों और वैल्यूज़ के साथ बदलता है, इवॉल्व होता है। और इसीलिए हमें नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बीएनएस में साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नए प्रोविजंस हैं। ऑलराइट, बिफोर वी रैप दिस अप, चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। सो लेट्स क्विकली गो ओवर द कोर कॉन्सेप्ट्स अगेन। फर्स्ट, क्राइम, एन एक्ट प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय द स्टेट। सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड सिविल रॉन्ग। क्राइम इज अगेंस्ट सोसाइटी, अ सिविल रॉन्ग इज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। फिर 2 इंपॉर्टेंट थिंकर्स, क्लारेंस टैरो जिनका लीगल व्यू था नो लॉ नो क्राइम, और एमिल डॉर्कहाइम जिनका सोशोलॉजिकल व्यू था कि क्राइम सोशल प्रोग्रेस के लिए जरूरी हो सकता है। I'd say this is a great slide to screenshot for your final notes. And of course, most importantly, कभी मत भूलना the 4 essential ingredients you must have. 1. Mens rea, the guilty mind. 2. Actus reus, the guilty act, जो एक omission भी हो सकता है. 3. Concurrence, यानी mind और act का एक साथ होना. And 4. Punishment, जो law ने prescribe की हो. Let me tell you, this should be the absolute core of any answer you write on this topic. So, I want to leave you with one final thought-provoking question. अगर जैसा हमने देखा सिर्फ लॉ ही क्राइम को डिफाइन करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का सही और गलत डिसाइड करने में कोई रोल ही नहीं है? Think about it. Do laws shape our society or does our society shape the law? If you found this explanation helpful and want more lectures that make complex law topics simple and easy to understand, then please subscribe to Ganga Education. We'll see you in the next one. इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।